नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा का दूसरा दिन। शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री ने आइसलैंड और फिनलैंड के पीएम से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर। पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे इटली। वहीं छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह। जहां बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में समन्वय और सुरक्षा रणनीति को लेकर होगी चर्चा। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और राज्य के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करने पर जोर। छत्तीसगढ़ विकास मॉडल पर फोकस। और अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। और आपको बताएं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नॉर्वे में है, नॉर्वे में उनका दूसरा दिन है, तो आज जो तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर है। इस शिखर सम्मेलन से इतर हमने दो बायलैटरल्स होते हुए देखे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ऑर्पो से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे यात्रा के दौरान आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रॉस्ट डॉटर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री की आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून से ये मुलाकात भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से इतर हुई है। दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित किया। नॉर्वे के पीएम ने कहा कि उनके देश की कंपनियां भारत में निवेश को लेकर उत्साहित हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। India playing such a growing role on the international scene with its contact, with its experience. So that was a useful update from both me and him on how we read the situation, the war in Ukraine, the war in the Middle East, how we are affected, and how can we contribute towards some kind of diplomatic solutions. These wars started for some different reasons. Now we have to find out how they can end. So that was on politics, but it's also been a great day for economic relations. We have a free trade agreement between EFTA countries, of which Norway is one, with Switzerland, Liechtenstein, Iceland, and Norway, a very forward-looking agreement, very ambitious agreement, and we've seen today with companies, economic operators, a great interest in investing in India, which is good for Indian jobs, in Indian welfare, but also for Norwegian jobs. And I'm happy to see also that we have established what we call a green strategic partnership. So in the businesses of clean energy, carbon capture and storage, storage of renewable energy, Norway and India can do a lot. And all of these issues have been well prepared in preparation for this meeting, and I think we have delivered well on them. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अहम यात्रा पर इटली के रोम पहुंचेंगे, जिसे लेकर वहां मौजूद भारतीय समुदाय में भारी उत्साह है। रोम में रहने वाले भारतीय ईसाई समुदाय का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज दुनिया के हर एक देश में भारतीयों को खास तवज्जो दी जाती है। रोम में लंबे समय से रह रहे फादर विजय टोपो ने संवाददाता नीरज सिंह को बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे से दो देशों के बीच शिक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और वैश्विक शांति के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी होगी। इटली में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच रहे हैं और हमारे साथ विजय जी हैं जो काफ़ी समय से रोम में हैं। दोनों देशों के बीच बड़े गहरे संबंध हैं। कैसे देखते हैं इस यात्रा को? आदरणीय प्रधानमंत्री के आने से हम ये दोनों देशों में एक तो रिश्ता मजबूत होगा, जिसके चलते
हम अनेक क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, एजुकेशन, इकोनॉमी, कल्चर, ऑल्सो फॉर ग्लोबल पीस ना, उसके लिए हम ये दोनों देश मिल करके काम कर सकते हैं। किस तरह का इंतजार है यहाँ पर, खासतौर से भारतीय समुदाय के लोग? एक हर्ष है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत पहले से वो खबर हो चुकी है। एक बड़ी संख्या है यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों की, और इनका कहना है कि जो इटली के लोग हैं, भारतीय संस्कृति, भारत के लोग हैं, उनको पसंद करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आगमन दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पहुँचाएगा। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। बढ़ते आगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ मंत्री स्तरीय द्विपक्षीय बैठक की। वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक को राजनाथ सिंह ने सार्थक बताया। उन्होंने एक पोस्ट में इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ एक सार्थक द्विपक्षीय बैठक हुई। हमने भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी की समीक्षा की और समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत वियतनाम के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वियतनाम के वायुसेना अधिकारी महाविद्यालय में स्थापित भाषा प्रयोगशाला का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। हमें खुशी है कि दोनों पक्षों ने एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में एक है और महत्वपूर्ण कदम है। वियतनाम के रक्षा मंत्री और सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल के साथ बैठक में दोनों पक्षों ने भारत और वियतनाम के बीच लगातार विकसित हो रही रक्षा साझेदारी की समीक्षा की और समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण के साथ क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह के साथ दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर हैं। आज दूसरा दिन है। नॉर्डिक सम्मेलन से इतर कई बायलैटरल्स हो रहे हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल हो चुका है, आइसलैंड के साथ, और अब डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय ये वार्ता हुई है। ये नॉर्डिक सम्मेलन से इतर है और ये जो बायलैटरल्स हैं, ये कई जो साझा मुद्दे हैं उन पर विशेष मंथन और चिंतन इस वार्ता में किया गया है। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा का दूसरा दिन, जहां प्रधानमंत्री 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नॉर्वे की यात्रा पर हैं। इस शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, और डेनमार्क के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल हैं। तो उस लिहाज से ये यात्रा, क्योंकि नॉर्डिक देशों में जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो अहम साझेदार देश है जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क को लेकर। और ऐसे में भारत और डेनमार्क के बीच 1949 से राजनयिक संबंध जो हैं वो नियमित रूप से स्थापित हैं, और इसीलिए डेनमार्क के जो ऐतिहासिक समान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो सब भारत से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिहाज से, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे ले जाने का जिक्र करते हैं, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क के साथ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बात हो सकती है।
तो डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ ये द्विपक्षीय वार्ता। और अहम बात यह है कि दोनों जो देश हैं, जब हम डेनमार्क और भारत की बात करते हैं तो एक व्यापक संवाद तंत्र स्थापित किया गया है दोनों देशों के बीच, जिसमें हम बात करते हैं कि वो अलग अलग पॉइंटर्स क्या हैं, जिसमें हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, नौवहन है उसमें, फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्मार्ट शहर, पर्यावरण। तो ये तमाम अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेकर पहले ही जो एक संवाद तंत्र है वो स्थापित है। अब ऐसे में ये दोनों देशों के रिश्ते नॉर्डिक समिट के लिहाज से और कौन से नए आयाम छूते हुए नजर आएंगे, ये हम देख पाएंगे। तो हमने देखा कि 3 बायलैटरल्स हुई, पहली आइसलैंड के जो प्रधानमंत्री, फिर फिनलैंड के, उसके बाद अब डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ ये द्विपक्षीय बैठक हुई है। प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की यात्रा पर हैं, दूसरा दिन है आज। नॉर्डिक समिट कुछ ही देर में होने वाला है और इस नॉर्डिक समिट से ख़ास तौर पर ग्रीन और क्लीन एनर्जी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण, इन तमाम इश्यूज़ पर हम बहुत कुछ होता हुआ देखेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए DD न्यूज़। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री, साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन हो गया। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे वो और उसके साथ ही उनके निधन पर प्रदेश भर में शोक की लहर है। भारतीय सेना में सेवा के बाद राजनीति में आए और उन्होंने ईमानदारी, सुशासन और जन सेवा के लिए खास पहचान बनाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें राष्ट्र सेवा और अनुशासन का अद्वितीय उदाहरण बताया। उनके योगदान को याद किया। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं स्वर्गीय BC खंडूड़ी के सहयोगी उमेश त्रिपाठी ने बताया कि स्वर्गीय भुवन सिंह जैसे नेता को उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। ऐसा नेता, यानी कि जनरल साहब के साथ मैं 91 से था। मैंने आज तक बहुत नेता देखे हैं, लेकिन जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जैसा आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। इतने साफ सुथरे, ईमानदार, चरित्रवान, निष्ठावान, पार्टी के प्रति समर्पित और देश के हित में काम करने में उनका लगाव, और ऐसा नेता मैं नहीं समझता भविष्य में कोई दूसरा बन पाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी सेवानिवृत्त के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी सेवानिवृत्त जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। सशस्त्र बलों से लेकर राजनीतिक जगत में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। उत्तराखंड के विकास के लिए वो हमेशा समर्पित रहे, जो मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में भी साफ तौर पर दिखा। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उनका कार्यकाल किसी को भी प्रेरित करने वाला है। देश भर में कनेक्टिविटी की बेहतरी के लिए उन्होंने निरंतर अथक प्रयास किए। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ है। ओम शांति। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फलता विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी देवांशु पांडा के समर्थन में एक विशाल जनसभा और चुनावी रोड शो किया। ये चुनावी अभियान फलता में होने वाले पुनर्मतदान के मद्देनजर किया गया। चुनावी अनियमितताओं और TMC द्वारा कथित गड़बड़ियों के कारण चुनाव आयोग द्वारा
इस सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान का निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। कोलकाता नगर निगम ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार से जुड़ी कम से कम 17 संपत्तियों को लेकर नोटिस जारी किए। कोलकाता नगर निगम का ये नोटिस अवैध निर्माण और बिना मंजूरी के बनाई गई इमारतों की जांच को लेकर जारी किया गया। कोलकाता नगर निगम की एक विशेष टीम ने अभिषेक बनर्जी के हरीश मुखर्जी रोड स्थित आलीशान आवास शांति निकेतन पर दस्तक दी और वहां धारा 401 के तहत कानूनी नोटिस चस्पा कर दिया। ये नोटिस अवैध निर्माण और बिना मंजूरी के बनाई गई इमारतों की जांच देकर जारी किया गया है। नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय की तरफ से न्यू एज फाइबर्स इनोवेशन रिसर्च एंड रोड अहेड विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य भारत के कपड़ा परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना, साथ ही मिल्कवीड, शीशल, बांस, लिनन, रेमी और केले जैसे टिकाऊ और भविष्य के अनुकूल 10 रेशों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। साथ ही मंत्रालय के सचिव समेत जूट बोर्ड के सचिव और कमिश्नर भी मौजूद रहे। वहीं सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में अगले 5 साल में कपड़ा क्षेत्र के वैश्विक स्तर पर हमें इसे मजबूत बनाना है, किसानों की आय को बढ़ाना है और उत्पादन को 1 लाख मीट्रिक टन तक ले जाना है। मिल्क बीड है, रेमी है, फ्लैक्स है, शीशल है, नेचुरल बैम्बू फाइबर है, मैकेनिकल, पाइनएप्पल है, ये सिंबल है और सबसे बड़ा बनाना और सब मिलाकर के 10 फाइबर है। मोदी जी के नेतृत्व में टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने पूरा एक कॉन्सेप्ट नोट भी आज लॉन्च किया है, जिसमें इंडस्ट्री, रिसर्चर और टीआरए सबको साथ करके आज हम उम्मीद करते हैं कि हम 5 साल में 1 लाख मीट्रिक टन पर हम ले जाएंगे। दिल्ली शराब घोटाले में घिरी आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। निचली अदालत से राहत के बाद खुद को पीड़ित बताने वाले अरविंद केजरीवाल अब नई कानूनी फेर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अवमानना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा, दुर्गेश पाठक को नोटिस जारी हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों में सभी से जवाब मांगा। 4 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई करेगा। आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा, दुर्गेश पाठक की तरफ से किसी ने भी अदालत में उनका पक्ष नहीं रखा। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इन सभी नेताओं के सोशल मीडिया से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले में एक एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया जाएगा। वहीं आबकारी नीति के मुख्य मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोप मुक्त करने की निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 25 मई के लिए टल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को नया नोटिस जारी किया। जस्टिस मनोज जैन की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक पिछली तारीखों पर भी पेश नहीं हुए थे। एक बार जब वो यहाँ आ जाएंगे तब हम पता कर पाएंगे कि वो मौजूदा बेंच के सामने सुनवाई से संतुष्ट हैं या नहीं। अगली सुनवाई 25 मई को है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही समिति ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी। वर्मा पिछले महीने के अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। न्यायाधीश अधिनियम 1966 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। बीते साल पूर्व न्यायाधीश वर्मा के दिल्ली स्थित आवास से जले हुए नोटों की बरामदगी की गई थी, जिसके बाद विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा दिए गए नोटिस स्वीकार करने के बाद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के संदर्भ में आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। बीते 25 फरवरी को समिति का पुनर्गठन हुआ। इस समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता BV आचार्य शामिल थे। वर्मा ने बीते 10 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा, जिससे उनके खिलाफ जारी महाभियोग की कार्यवाही निष्प्रभावी हो गई।
वर्मा के दिल्ली स्थित आवास से जले नोटों की गड्डियां बरामद होने के बाद से वो आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स मामले में अपने पुराने आदेश में बदलाव की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश को बरकरार रखा। डॉग लवर्स की ओर से दाखिल याचिकाओं में इस आदेश में बदलाव की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी नियमों को सही तरीके से लागू करने में गंभीर लापरवाही हुई है और इसकी वजह से ये समस्या में और बढ़ोतरी दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आदेश को सही मंच और उचित तरीके से लागू करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर या आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई। कीमतों में वृद्धि के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 97 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 98 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर हो गए। वहीं डीजल की कीमत अब 90 रुपये 67 पैसे के मुकाबले 91 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं महानगर मुंबई की बात करें तो कीमतों में इजाफे के बाद वहाँ पेट्रोल 107 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर हुई। कोलकाता का जिक्र करें तो पेट्रोल की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 96 पैसे बढ़कर 109 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर हुई, जबकि डीजल की कीमत 96 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम में सबसे कम वृद्धि हुई। यहाँ पेट्रोल 82 पैसे बढ़कर 104 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 पैसे बढ़कर 96 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का आज तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस समारोह में 2024-26 बैच के कुल 2019 जो स्नातक हैं उन्हें डिग्री प्रदान की गई। ये स्नातक के छात्र 14 विभिन्न देशों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिनमें वियतनाम, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार सहित अन्य राष्ट्र शामिल हैं। दीक्षांत समारोह में 8 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें 7 छात्राएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने कहा कि बिहार ही नहीं, देश के गौरव को नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। बिहार के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार ज्ञान और शांति की धरती है। The story of Nalanda is not merely a story about the past, it is also a story about the future. Nalanda represented a civilizational understanding that knowledge cannot exist in isolation. The pursuit of knowledge here was interdisciplinary before the term itself existed. और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। उत्तर और मध्य भारत में चिलचिलाती गर्मी और लू का दौर लगातार जारी है। स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने 24 मई को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 7 दिनों तक अत्यधिक गर्म हवाओं का अलर्ट है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ के लिए भी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया। इन राज्यों के अधिकतम तापमान में 18 से 24 मई के बीच 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 21 मई तक तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग ने सभी नागरिकों से सीधे धूप से बचने, सर ढकने, लगातार पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में ऑस्कर विजेता अभिनेत्री जूलियन मूर को विमेन इन मोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार महिलाओं को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान और समानता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। देखिए रिपोर्ट। प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल और फ्रेंच लग्जरी ग्रुप केरिंग की ओर से प्रस्तुत वुमेन इन मोशन अवार्ड सिर्फ लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के लिए फिल्म इंडस्ट्री में पहचान,
समावेशन और वास्तविक बदलाव के संदेश का प्रतीक है। पूर्व में इस मंच से सम्मानित निकोल किडमैन, वायोला डेविस, जैन फोंडा और मिशेल यूग जैसी फिल्म मेकर्स और कलाकार रही हैं, जिन्होंने अपनी कला के जरिए महिलाओं की आवाज को ऑन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह मजबूत किया है। इस अवार्ड को स्वीकार करते हुए अमेरिकी अभिनेत्री जूलियन मूर ने लैंगिक समानता की लड़ाई पर गंभीर विचार साझा किए। जूलियन मूर का कहना है कि लोगों का पर्दे पर दिखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उनका कैमरे के पीछे रहकर कहानियां और खबरें बनाना भी है। उनका अपना सफर इसी सोच का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों, स्वतंत्र फिल्मों और कलात्मक सिनेमा में ऐसे बेमिसाल किरदार निभाए हैं जिन्हें किसी एक दायरे में बांधकर नहीं देखा जा सकता। उनके निभाए गए किरदारों में महिलाएं बेहद मजबूत, समझदार और गहरी भावनाओं वाली नजर आती हैं। फिल्म स्टिल एलिस में उनके यादगार अभिनय के लिए उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान अकादमी पुरस्कार ऑस्कर भी मिल चुका है। इसके अलावा फॉर फ्रॉम हेवन, बूगी नाइट्स, द आवर्स जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने सिनेमा में महिलाओं की कहानियों को एक नई दिशा दी और दर्शकों को गहराई से सोचने पर मजबूर किया। पर्दे के बाहर भी जूलियन सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। अमेरिका में बंदूक से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनी संस्था एवरी टाउन फॉर गन सेफ्टी की रचनात्मक समिति की वो संस्थापक अध्यक्ष हैं। वो हमेशा से हिंसा रोकने वाले कड़े कानूनों और नीतियों की बड़ी समर्थक रही हैं। वुमेन इन मोशन का मकसद सिर्फ मशहूर और दिग्गज हस्तियों का सम्मान करना ही नहीं, बल्कि नई और होनहार प्रतिभाओं का साथ देना भी है। इसी कड़ी में इस पुरस्कार के तहत चुनी गई महिला निर्देशक को अपनी फिल्म या प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ाने के लिए 50,000 यूरो का अनुदान दिया जाता है। ब्यूरो इनपुट के साथ मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।